हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बेटा इस वीडियो में आपने देखा होगा थंबनेल में कि इसमें हम अपनी पोएम जो है क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। इसको कमला दास ने लिखा है। इस पोएम का कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन, हर एक वर्ड का हिंदी करके समझाऊंगा कि इसका मीन क्या है। जैसे कि लेट विंटर मून इसमें यूज हुआ है ना, और भी बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे यूज हुए हैं, तो उनका क्या सेंस है, इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या उनका सेंस निकल रहा है, ये आपको समझाने वाला हूँ। सारे एग्जाम में ओरिएंटेड की पॉइंट जो है वो भी आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन इसको भी समझाया था, बहुत ही डिटेल की पॉइंट के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट मैंने उसमें एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। बहुत ही शानदार वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इसमें हम वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। बेटा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप भी, ताकि इस टाइप की वीडियो जो मैं आपको और भी प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले हम ये अपनी जो पोएम और ये जो पोइट है इसको नाम जो है इनको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है। पोएम क्या है, माय मदर एट 66 और कमला दास ने इसको लिखा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि कमला की मम्मी और फिर लिख दो इसमें 66 की। तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे कि इस पोएम को किसने लिखा बेटा, कमला दास ने। मम्मी मतलब मदर और 66 मतलब 66, तो ये मदर एट 66 इससे बन जाएगा। और इसको लिखने वाले पोइट कौन है, अपने कमला दास है। तो ये पोएम और पोइट का नाम हमें यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक मैंने बना दी इसकी कि क्या हो गया कि कमला की मम्मी 66 की, इससे हम आसानी से पोएम और पोइट का नाम याद रख लेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में आता है पोइट कौन है, इसके पोएम कहाँ से ली गई है, तो ये बहुत जरूरी है। और बेसिकली हमें पोएम और पोइट का नाम तो कॉमन सेंस में याद होना ही चाहिए सारी पोएम के। तो इसलिए मैंने इसका एक ट्रिक बना दिया, शॉर्ट ट्रिक, कि कमला की मम्मी 66 की, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, तो आपका पोएम और पोइट का नाम जो है आसानी से याद रह जाएगा। अब बात, पोइट कमला दास कॉन्फेशनल पोइट है। जन्म जो 31 मार्च 1934 को केरला में होता है। दोनों लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, ठीक है। और उनको बहुत सारे बेटा हम देख लेते हैं पोएम के बारे में। ये पोएम कौन से मीट्रिक पैटर्न में लिखी गई, क्या इस पोएम की स्पेशलिटी है इसके बारे में। तो बेटा जो है ना, पोएम अपनी फ्री वर्स में लिखी गई है। कौन से वर्स में लिखी गई है, फ्री वर्स में। फ्री वर्स से क्या होता है, जिसे ना तो राइम स्कीम होती है, न ही कोई मीट्रिक पैटर्न होता है, यानी बिल्कुल फ्री, मुक्त होकर स्वतंत्र विचारों को जैसा मन में आया वैसा इसको लिख दिया गया है। इनको कोई सिस्टमेटिक पैटर्न में इनको फॉलो नहीं करवाए हैं, इसलिए ये अपना कौन सा वर्स है बेटा, फ्री वर्स है। ना राइम है इसके अंदर, ना मीटर है। इसके बाद बात करते हैं इस पोएम का मूड क्या है। तो बेटा ये पोएम जो है ना इमोशनल है, हम भी पढ़ेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे। हमारी मम्मी जी के साथ में जो हमारी ट्यूनिंग है वो हमें याद आएगी इसमें। तो इमोशनल टच वाली पोएम है। इसमें पोएटिस कमला दास जो है ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपनी मम्मी जी के बारे में लिखने का काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगी, अपनी मम्मी जी को खो देगी। उनकी मम्मी जी जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है, और एक समय के बाद वो क्या हो जाएगी, चल बसेगी। तो इसी वाली फीलिंग को इन्होंने इस पोएम में बताने का काम किया। साथ साथ में नॉस्टैल्जी के वही दुख से भरी हुई पोएम है अपनी। अच्छा एक और क्या है, रियलिस्टिक, यानी वास्तविकता, जो उनके साथ में जो वो फील कर रही है ना उस समय, मम्मी जी को देखकर जो उनको फील आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है अंदर से, जो भावनाएं आ रही है, उन भावनाओं को वैसा का वैसा इन्होंने इस पोएम में लिखने का काम किया है। तो ये रियलिस्टिक पोएम भी है, वास्तविकता बताने वाली। अच्छा एक और क्या है कि मदर और डॉटर के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस करने का काम किया है। बहुत ही मजेदार पोएम है बेटा। आप भी ना इस पोएम को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपका भी एक मदर के साथ में जो ट्यूनिंग है उसको आप समझ पाओगे, कैसे कोई एक बंदा जो है अपनी मम्मी जी को खोने का दुख जो है वो फील कर सकता है। इस पोएम में यही है कि पोएटिस जो है ना वो अपनी मम्मी जी को खोने का जो भय है, उस भय को, उस फियर को यहाँ पर लिखने का काम कर रही है। और बहुत, चलिए बेटा पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहली लाइन लिखी है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन, ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये पहली लाइन है इस पोएम की। इसमें क्या लिखा है कि ड्राइविंग कर रही है। ड्राइव करना, कार को ड्राइव करते हैं, बाइक को राइड करते हैं। तो ये किसको ड्राइव करती है बेटा, कार को। सीधा क्लियर हो गया, कार चला रही थी। फ्रॉम माय पेरेंट्स होम मतलब अपने घर से, अपने पेरेंट्स का घर जो होता है ना, अपने घर परिवार जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। पेरेंट्स के होम से ये कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जो है वहां पर जाने का काम कर रही थी, कोचिन जाने का काम कर रही थी। लास्ट फ्राइडे, किस दिन की बात है, लास्ट फ्राइडे जो है ना, पिछला वाला फ्राइडे गया हुआ, पास्ट टेंस है ये भाई। लास्ट फ्राइडे मतलब पिछला वाला जो फ्राइडे है, शुक्रवार जो है, उस दिन वो जा रही थी, सुबह सुबह का समय था। पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, कार को चला रही थी। ये पहली लाइन बता रही है। फिर आगे क्या लिखा है, आई सा, मैंने देखा। किसको देखा, माय मदर, यानी अपनी मम्मी जी को देखा। जब वो कार चला के जा रही थी लास्ट फ्राइडे को
कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो उस समय उसने क्या किया, अपने मम्मी जी जो है उनको देखा, और यहाँ पर ये पोएम जो है ना मम्मी के बारे में जो उनकी फीलिंग है इसी को व्यक्त करने का काम कर रही है। मैंने मम्मी जी को देखा, वो क्या थे, बिसाइड भी, यानी मेरे ही बगल में, बिसाइड मतलब बगल में वो बैठी हुई थी। कार में एक सीट पर वो ड्राइविंग कर रहे थे, उसके पास वाली सीट पर वो जो उसकी मम्मी जी वो बैठी हुई थी। क्या हो रहा था, उनकी कंडीशन आगे बता रहे, डोज, वो क्या कर रहे थे, उबासी ले रहे थे, नींद आती ना, झपकी लग जाना, इसको बोलते हैं झपकी, झपकी लग जाती ना नींद की, उसको बोलते हैं डोज होना, डोजिंग करते ना वो, तो वो डोज हो रहे थे, मतलब कार जब चल रही थी टाइम भी लगेगा ना जाने में, घंटे भर का समय लग रहा है, तो उनको क्या आ रही थी, बीच बीच में नींद आ रही थी, ओपन माउथ थे, तो उनका फेस भी क्या हो गया था बेटा, खुला रह गया था। मतलब बुढ़ापे में क्या होता है, जब वृद्धावस्था आती है ना, तो हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और हमें थोड़े थोड़े समय में नींद आना शुरू हो जाती है ना, तो ये कंडीशन है कि वो कार में बैठे बैठे मस्त हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा माहौल, अच्छे से हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, और जब वो जा रही थी तो उनको झपकी लग जाती है नींद की, और उनका मुंह जो खुला का खुला रह जाता है, हर फेस, अब उनको फेस को देखती है बैठी बैठी पास में, उनका फेस जो है एशियन हो गया था। एश मतलब होती है राख, और एशियन मतलब उसका कलर जो होता है ना, राख का कलर, थोड़ा सा भूरा भूरा कलर जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला कलर जो है उसका फेस का दिखाई दे रहा था। होता क्या है, बुढ़ापे में जो है ना हमारे फेस का कलर जो वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, निरस्ता आ जाती है उसके अंदर, तो फेस का कलर भी एशियन हो गया था, लाइक दैट ऑफ कोप्स। और वो किसके समान दिखाई दे रहे थे, कोप्स के समान। कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है इसका मतलब, डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। तो मृत शरीर के समान दिखाई दे रहे थे, यानी मम्मी जी के अंदर कोई जान नहीं था, ऐसा उसको लग रहा था कि मम्मी जी जो बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं, होता ना 80-90 साल की एज में चले जाते हैं वृद्धावस्था में, तो उनकी कंडीशन ऐसे लगती है कि लगभग मरने के समान है ना, कभी भी ये जो है मर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। तो ये बोल रही है कि लाइक डेट ऑफ कोप्स एंड कोप्स के समान दिखाई दे रहे थे, एंड रियलाइज, और उनको देख के उसको क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, महसूस हो रहा था, क्या, विथ पेन, क्या महसूस हो रहा था, पेन महसूस हो रहा था। किसको, अपने पोएटेज जो उनको दर्द महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, भय महसूस हो रहा है, फिर आ रहा है उनके मन में कि ऐसा नहीं हो कि मेरी मम्मी जी क्या हो जाए, गुजर जाए, मेरी मम्मी जी जो है वो डेथ हो जाए, मर जाए, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आ रही थी। और ये सबसे बड़ा भय होता है हर एक बच्चे के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, अपने माता पिता को खोने का सबसे बड़ा भय होता है। तो ये भय अपने पोएटेज जो इनको सता रहा है। आगे लिखा है फिगर ऑफ स्पीच में, एक बार पूरी ये जो लाइनें हैं इनको एक्सप्लेन करने के बाद समझा रहा हूँ, इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आया है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन, किंतु देखो इसका देखना, इस लाइन को फिर से पकड़ देखते हैं कि लाइक दैट ऑफ कोप्स, मम्मी जी जो है उनका ओपन माउथेड है, मतलब मुंह खुला रह गया है, एशियन के समान उनका फेस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीरस, कलरलेस, और वो कॉप्स के समान, डेड बॉडी के समान वो दिखाई दे रही है, और उनको महसूस हो रहा है पेन, किसको, अपनी पोएट्री जो उनको क्या हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, दुख और भय महसूस हो रहा है। दैट की भय क्या है, ये लिखा, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, यानी जितना वो हो सकती थी उतना वो बूढ़ा हो चुकी है, अब वो उससे ज्यादा और बूढ़ा नहीं हो सकती मम्मी जी, अब वो उस स्टेज पे आ गई है कि वो बुढ़ापे का अंत है, अब इसके बाद क्योंकि मृत्यु निश्चित है, तो इस एज में आ गई है। तो दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, यानी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना कि वो हो सकती है, अब इससे ज्यादा और वो बूढ़ी नहीं होगी। अब सीधा क्या है, अब कुछ समय के बाद मेरी मम्मी जी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मर जाएगी, डेथ हो जाएगी इनका, और यही फियर उनके मन में है। लुक्ड बट सुन, ये सारी चीजें वो क्या करती है, देखती है, ये सारी चीजें वो पोएटेस देखती है, किंतु शीघ्र ही वो क्या करती है, अपने मन को परिवर्तित करेगी, अपनी सोच को बदलेगी, और आगे क्या करेगी, अगली लाइनों में लिखा है। अभी तक की ये जो लाइनें मैंने लिखी थी इसमें फिगर ऑफ स्पीच आया है, यहाँ पर लाइक लिखा का, ये लाइक लिखा वो जब भी आ जाता है ना किसी लाइन के अंदर, वहां पर होता है सिमिली, क्या होता है, सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और ये कहां से, हर फेस, यहां से हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कोप्स, ये यहाँ तक की जो है लाइन जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, और इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। जब भी लाइक एज आ जाता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है सिमिली, यहाँ पर है। इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर दे रखा है बेटा, ये एज ओल्ड एज, यानी जहां भी एज भी आ जाता ना तो इसको भी हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, कौन सा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये दो अपने फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं, एक तो यहाँ पर ये लाइक से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एज से जुड़ा हुआ था, ये दो फिगर ऑफ स्पीच इन 4 लाइनों में हमारे पास आए हुए हैं। इसके बाद आगे की लाइनें देखते हैं, यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या लिखा, बट सुन, किंतु शीघ्र ही, जब वो विचार आ रहे थे उनके मन में कि मम्मी जी जो डोज कर रही है, ओपन माउथेड है, बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है, पेल हो रही है, वो वाली कंडीशन। इसके बाद आगे का विचार वो कर रही है कि बट सुन, किंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, किंतु शीघ्र जो विचार उनके मन में चल रहे थे वो विचार जो उनको क्या करती है, अवे करने का काम करती है, दूर करने का काम करती है, उन विचारों को हटाने का काम करती है अपने मन से। वो जो मम्मी के बारे में सोच रही थी ना, मम्मी जी की एज बहुत ज्यादा हो गई है, उनका फेस जो एशियन कलर का हो गया, वो सारी विचार जो है वो उनको हटाने का काम कर रही है। एंड लुक, और हटाइए कैसे, एंड लुक, और देख कर, एंड लुक्ड आउट
एट यंग ट्रीज, और वो बाहर देख किसको रही है, यंग ट्रीज को देख रही है। जैसे वो बाहर देखती है, कार से बाहर देख रही है, उन यंग ट्रीज को देखने का काम करती है। अच्छा, यहाँ पर यंग ट्री क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर मम्मी की एज को ट्री की एनर्जी से, उनकी यंगनेस से, उनकी जो एज से इसको क्या किया है, कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पर यंग ट्री लिखा है। जो कि क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूवमेंट करना, पीछे की तरफ दौड़ना, भाग, अच्छा इसका मतलब तो होता है रनिंग करना, है ना, रनिंग। अच्छा, अब इसको यूं क्यों लिखा गया कि ट्री जो स्प्रिंटिंग कर रही है, इसका सेंस क्या है बेटा, तो कार में बैठ के आगे की तरफ चल रही है, और जब कार या बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें पेड़ पौधे जो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहा गया कि ट्री जो क्या कर रही है, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो विचार उसके मन में चल रहे थे उनको दूर हटाने के लिए वो क्या करती है, यंग ट्रीज को देखने का काम कर रही है, जो कि क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग कर रहे थे मतलब पीछे की तरफ भाग रहे थे, ऐसा सेंस है इसका, स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन। और जो बच्चे जो खुश है ना, एनर्जी से भरे हुए, हंसी खुशी से रहने वाले बच्चे जो है, वो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट हो रहे थे। अब ये स्पिलिंग सेंस क्या होता है बेटा, स्पिलिंग का मतलब होता है कोई वस्तु जो है ना पूरी तरीके से भरी होती है, और जब वो मूवमेंट करती है तो उसमें से जो पदार्थ है, लिक्विड है, वो मूव करता है, उसको बोलते हैं स्पिलिंग। जैसे कोई एक सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे एक पोट बनाता हूँ, कोई एक टी कप है ना, मान लो टी है इसके अंदर, ये हमने लबालब भर दी, इसके अंदर पूरी कंटेंट कर दी। अब जब इसको मूव करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो ये क्या होगा, टी इसके अंदर से बाहर निकलने की काम करेगी। तो इसको स्पेलिंग को हम समझ सकते हैं कमिंग आउट। क्या समझ सकते हैं, कमिंग आउट। ये स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई पात्र है या कोई वस्तु है, कोई चीज है जो पूरी तरीके से कंटेंट हो चुकी है, भरा गई है, लबालब भरा गई है, जब वो मूवमेंट करती है तो उसके अंदर से जो चीजें है वो क्या होती है, निकल के बाहर आने का काम करती है, इसको बोलते हैं स्पिलिंग आउट। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो रहा है, एक तो यंग ट्री जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, ये जो मेरी चिल्ड्रन है, जो खुश बच्चे, जो हंसी से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, जॉय से भरे हुए जो बच्चे हैं, हमेशा वो खुश रहते हैं, वो बच्चे वो क्या हो रहे हैं, वो स्पिलिंग आउट हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से, काय के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, इसी वाली कंडीशन। वो बच्चे जो है ना खुशी के साथ में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक तरफ तो उसकी बूढ़ी मम्मी जी है, दूसरी तरफ क्या ये यंग ट्रीज है, और ये जो बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बट, किंतु। अब जैसे वो आगे बढ़ रही है तो बट आफ्टर एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक, अब वो कहाँ चली जाती है, एयरपोर्ट पर चली जाती है। बताया था ना मैं स्टार्ट में कि वो कोचिन जा रही थी, कार में बैठ के, फ्राइडे की बात थी, तो कहाँ आ गई, ये एयरपोर्ट पर आ गई। कोचिन एयरपोर्ट उसको जाना था तो ये एयरपोर्ट पर आ जाती है। एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक्स होता है, मतलब क्या होता है कि हम एक एरिया होता है, वहां पर हमारा चेकअप होता है सारे सामानों का, इन सब का, तो वहां खड़े खड़े क्या हो रहा है, उनका चेकअप हो रहा है, और वो खड़े खड़े अपने मम्मी जी जो उनको देखने का काम कर रही है, बाहर दूर उससे कुछ समय, कुछ यार्ड आगे उसकी मम्मी जी जो वो खड़ी हुई है, उनको वो देखने का काम कर रही है। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपने मम्मी जी से क्या है, कुछ यार्ड अवे खड़ी हुई है, दूर खड़ी हुई है। आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेन, और अगेन फिर से वो क्या करती है, उनके जो वान मतलब वही बेरंग, वान का मतलब क्या होता है, बेरंग, और पेल का मतलब क्या होता है, वो जो कलर जो पीला पड़ जाता है उसको बोलते हैं पेल। तो फिर से एक बार वो क्या करती है, उनके जो मम्मी जी जो उनके वैन और जो पेल फेस जो इसको देखने का काम करती है। और फिर से वो फेमिलियर, एक जो पहले वो कार में बैठी हुई थी, वो मम्मी जी की तरफ देख रही थी, उनका मुंह ओपन हो गया था, डोज था, वो वाली फिल्म उनके अंदर फिर से आ जाती है कि मेरी मम्मी जी क्या होगी, जितना बूढ़ा हो सकती थी उतना हो चुकी है, अभी इससे ज्यादा बूढ़ा नहीं होगी, अब ये क्या होगी, सीधे एक्सपायर होगी, ये मर जाएगी। और यही विचार, उनकी मृत्यु का विचार उनके मन में फिर से आ जाता है। ये लाइनें समझ में आई होगी आपको। अब इसके अंदर की फिगर ऑफ स्पीच को एक बार और देख लेते हैं, फिर इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप करवा दूंगा। देखो इसके अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। एक तो लिखा गया है यंग ट्री स्प्रिंटिंग, है ना, ये लिखा हो गया, ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ये वाला, ये एक फिगर स्पीच है। ये कौन सा फिगर स्पीच है बेटा, ये ट्रीज जो है ना, इनको स्प्रिंटिंग करता हुआ बताया गया है। स्प्रिंटिंग करता हुआ मतलब रनिंग करता हुआ, और ये रनिंग करना किसका काम है, इंसानों का काम है। रनिंग करना किसका काम है, इंसानों का काम है। और ये इंसानों का काम किसको बता दिया गया है, ट्रीज को बता दिया गया। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया अपना पर्सोनिफिकेशन। क्या हो गया यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर अपना चिल्ड्रन जो है इनको स्पेलिंग आउट करता हुआ बताया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर चिल्ड्रन की जो एनर्जी है, इसको एनर्जी को यहाँ पर ये जो स्पेलिंग आउट जो है, इससे क्या किया गया, कंपेयर किया गया। चिल्ड्रन की एनर्जी को स्पेलिंग आउट इससे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि जैसे बच्चों की ऊर्जा जो छोटे होते हैं उस समय उनमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, वो दिन भर मस्तियां करते रहते हैं। उसी प्रकार से वो एक पॉट जो पूरा भरा हुआ है, अब उसमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो उस पॉट की एनर्जी जो उसके अंदर जो कंटेंट लिक्विड है, वो लिक्विड भी क्या होगा, बाहर आएगा। जैसे कि चिल्ड्रन की एनर्जी बाहर आ रही है, ऐसे इस पॉट के जो अंदर लिक्विड कंटेंट है भरा हुआ है, वो लिक्विड भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन को स्पेलिंग आउट से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर मेटाफोर है, क्या है, मेटाफोर। ठीक है, तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किए गए, इसके अलावा और कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज नहीं किया गया है।
एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो उन विचारों को, जो बुरे विचार उसके मन में आ रहे हैं पोइट के मन में, उनको निकालने के लिए वो क्या कर रही है, बाहर की साइड देख रही है। किसको देख रही है, यंग ट्रीज को देख रही है जो कि है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या देखती है, उन बच्चों को देखती है जो एनर्जी से भरे हुए, हंसी खुशी से भरे हुए हैं। वो क्या हो रहे हैं, स्पेलिंग आउट हो रहे हैं, मतलब वो भी उनकी एनर्जी जो निकल निकल के बाहर उबड़ रही है ना, उसको बोलते हैं ना बाहर निकलना, वो हो रहा है। फिर इसके बाद आगे लिखा है इसने कि जब वो जैसे वहाँ एयरपोर्ट पर चली जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप आता है, तो वहाँ पर जाके उनकी वो जो पुराने विचार फिर से उनके मन में आ जाते हैं। वो जो मम्मी जी को कुछ यार्ड आगे खड़ी हुई मम्मी जी को देखती है तो उनके मन, वो देखते ही पता चलता है उनका फेस जो क्या हो गया, वान हो गया, पैर हो गया, वो क्या है, बूढ़े हो गए। और वो क्या होगा, एक एज के बाद वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। तो वो फिर से फेमिलियर एक जो उनका पुराना जो दुख है वो फिर से उनके मन में वापिस आ जाता है। इसके बाद देखते हैं अगली वाली लाइनों को। इसके बाद जो वान पहले इसके आगे की पोएम मैंने लिखी है कि एज जैसे अ लेट विंटर मून, यानी वो बोल रहे हैं ना कि उनका फेस जो है वो किसके समान, वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकअप पे खड़ी हुई है, कुछ यार्ड आगे भी उसकी मम्मी जी खड़ी हुई हैं, उनको वो देख रही है और उनको जो फेमिलियर एक है वो मम्मी जी क्या हो रहे हैं, वान हो गए, वो पेल हो गए, वो वाला विचार फिर से आ जाता है। और आगे लिखा है कि एज जैसे कि वो वान और पेल हो गए, कैसे, किसके जैसे हो गए, एज लेट विंटर्स मून, किसके समान हो गए, एक लेट विंटर मून के समान हो गए। अब ये लेट विंटर मून की स्टोरी समझ लो। लेट विंटर मून क्या है, सबसे पहले याद रखो विंटर, विंटर मतलब क्या होती है, सर्दियां। उसमें किसकी बता रहा है, मून की बता रहा है, मून की कहानी बता रहा है। और क्या बता रहा है, लेट हो गया मून। अब कहानी में ये होता है बेटा कि सर्दियों में क्या होती है, धुंध गिरती है, क्या होती है, ओस गिरती है ना। अब देखो शुरुआत में तो जब मून जो आता है ना शाम को 7-8 बजे 9 बजे के आसपास, तो उस समय हमें बड़ा ब्राइट दिखाई देता है, अच्छी चमक उसकी दिखाई देती है, एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्राइटनेस से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे 11-12 बजती है, 2-3 बजती है, 4-5 बजती है, तो सुबह उठते होते क्या होती है, धुंध आना शुरू हो जाती है। और धुंध के कारण वो मून क्या है, वो दिखाई देना कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, वो बहुत ही धुंधला धुंधला में दिखाई देता है। जैसे मम्मी जी पहले यंग थी तो क्या थी, एनर्जी भरीपूर थी, ब्यूटीफुल थी और बहुत ही ब्राइटनेस उनके अंदर थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई, जैसे जैसे धुंध आती गई है ना, तो जैसे जैसे उम्र बीतती गई उनकी ब्राइटनेस, उनकी ब्यूटी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या हो गई, धूमिल होती गई है, खत्म होती गई है। जैसे कि मून की खत्म होती गई थी वो धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। इसलिए यहाँ पर भी मदर को कैसे किया कंपेयर इन्होंने लेट विंटर मून से, कि जैसे लेट विंटर मून होता है ना, ऐसे अब मम्मी जी भी उनकी हो गई है। एक लेट विंटर मून हमें क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, ऐसे मम्मी जी अब मेरे को क्या दिखाई दे रही है, धुंधला दिखाई दे रही है। और कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे मून गायब हो जाता है ऐसे मम्मी जी भी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कंपैरिजन किया है कि एज जैसे कि एक लेट विंटर मून जो होता है उसके समान अब मम्मी जी हो गई है। एंड फेल्ट, और वो महसूस करते हैं, दैट फेमिलियर ओल्ड फेमिलियर एक को, वो पुराना जो उनका फेमिलियर एक जो था, जो उनके मन में जो डर था, जो दर्द था, जो भय था, जो फियर था, क्या कि मम्मी जी को वो खो देंगे, वो फेमिलियर एक फिर से उनके मन में आ जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा वो जो बचपन का भय, अपनी पोएटेस कमला दास जो है ना, उनका जो बचपन का भय था, क्या कि एक दिन क्या होगा कि मेरी मम्मी जी मेरे को छोड़ के चली जाएगी, वही फियर उनके माइंड में फिर से आ जाता है। किंतु बट ऑल आई सेड, किंतु मैं जो कह सकती थी उस एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप के वहां पर खड़ी खड़ी जो कुछ भी मैं बोल सकती थी वो मैंने कहा, क्या कहा कि सी यू सून, कि मैं फिर से मिलूंगी। अब उनको क्या है, उम्मीद है, होप है। ये पार्टिंग वर्ड है, उसके आखिरी वाले शब्द है ना, प्रश्न में बनेंगे व्हाट वाज द पार्टिंग वर्ड एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये पार्टिंग वर्ड तो है, उसके आखिरी में अलविदा जब बोल रही है ना, तो उन वर्डों का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये है ना, ये बोल रहे कि मम्मी जी मैं आपसे फिर से मिलूंगी। अब इस पोएटेस को क्या है, उम्मीद है कि उसकी मम्मी जी जब वो वापस आएगी अब्रॉड से, जो बाहर जा रही है, जहां भी जा रही है वहां से वापस आएगी, तो उसकी मम्मी जी उसको क्या मिलेगी, अलाइव मिलेगी। ये एक होप है। सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड, और जो कुछ मैंने किया वो क्या था, वो सिर्फ एक ही काम कर सकती थी मैं, वो क्या था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। मैं अपने फेस पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल लेके वहां से क्या होगी, अलविदा होगी, वहां से चले गई मम्मी जी को गुड बाय बोल के। और ये स्माइल क्या सिग्निफिकेंट कर रही है, वो स्माइल सिग्निफिकेंट कर रही है हाँ मेरे अंदर होप है कि मैं मम्मी जी से फिर क्या कर पाऊंगी, मिल पाऊंगी। अच्छा, ये लेट विंटर मून वाला भी अपना क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये लेट विंटर मून से मम्मी जी को क्यों कंपेयर किया गया। तो इसका अभी मैंने समझाया कि जैसे लेट विंटर मून जो है धुंध के कारण, फॉग जो होता है, मिस्ट जो होता है, उसके कारण धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मम्मी जी किसके कारण धुंधली दिखाई दे रही है, एज के कारण। उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी नहीं बची उनके अंदर, अब वो क्या दिखाई दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है। सेम पंडा इसमें भी है कि लेट विंटर मून जैसे धूमिल हो जाता है, ऐसे मम्मी जी भी क्या हो रही है, धूमिल हो रही है। अच्छा, यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया था बेटा, ये लिखा था ना एज लेट विंटर्स मून, तो ये एज लेट विंटर्स मून यहाँ पर क्या है, ये फिर से एज और लाइक आ गया है, तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया अपना सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन गया। इसके बाद एक और यहाँ पर देखना है ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये यहाँ पर 3 बार वर्ड जो स्माइल इसको रिपीट किया गया है, तो ये रिपीटेशन भी है, क्या है बेटा, रिपीटेशन, रिपीटेशन, और इसको हम एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा साउंड जो इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन भी हो सकता है, रिपीटेशन भी हो सकता है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें और तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं दिखाई दे रहा है, ये 2 फिगर ऑफ स्पीच ही इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से इस पोएम के हमने सारे फिगर ऑफ स्पीच और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे इनको मैंने आपको समझा दिया है। पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पोएम समझ में आई हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है हाँ सर आपने समझा है, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है, सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने बता दिए हैं। अच्छा एक और बात, चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हम आज का अपना जो पढ़ाना था टॉपिक उसकी रामलीला खत्म होती है। अगले वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक को पढ़ेंगे। मेरे को कमेंट करके बता देना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए आपको, कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी डाउट है उनको कमेंट सेक्शन में डालते रहिए ताकि मैं उनको देखता रहूं और उनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियोस बनाता रहूं।